नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है जाति पर जंग। जी हां, देश भर में जाति जनगणना पर सियासी आग लगी हुई है और अब इस आग की तपिश मध्य प्रदेश में महसूस होने लगी है। दरअसल मध्य प्रदेश में जाति जनगणना चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार एमपी में बनी तो वो भी बिहार की तरह जाति जनगणना करवाएगी। हालांकि कांग्रेस के जाति वाले इस कार्ड पर बीजेपी हमलावर है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि उनके लिए सबसे बड़ी जाति गरीबों की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जाति जनगणना के सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार लगा पाएगी और जाति जनगणना करवाने के पीछे कांग्रेस का असल मकसद क्या है। सवाल तो यह भी है कि एमपी के चुनाव इस मुद्दे का असर बीजेपी और कांग्रेस पर कितना पड़ेगा। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। अगर अभी किसी को कोई शंका हो तो वो दूर कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद जो सियासी बवंडर उठा वो अब मध्य प्रदेश आ पहुंचा है। कांग्रेस तो उसमें अपनी सियासी पतंग को उड़ाने में लगी है। कमलनाथ ने ट्वीट कर ऐलान कर दिया है कि एमपी में सरकार बनी तो जातीय जनगणना होना तय है। वहीं कांग्रेस नेता भी कमलनाथ के सुर में सुर मिला रहे हैं और मोदी के बयान पर भी हमलावर हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी गरीबों के बहाने जातीय जनगणना करवाने से बच रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से कह रही है कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे। और यूपीए कांग्रेस की सरकार में जब कमलनाथ जी बड़े मंत्रिमंडल को देख रहे थे, मंत्री थे इस देश के, तब यूपीए कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी। इसे हम अंग्रेजी में कास्ट सेंसस कहते हैं। 2012, 13, 14 में वो पूरी भी हो गई थी। 14 में ये सरकार आ गई। मोदी सरकार ने उसके आंकड़ों को जारी ही नहीं किया। हम कब से 9 साल से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कीजिए ताकि दूध के दूध पानी का पानी हो। चुनाव के ऐन वक्त पहले कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है कि जाति के बवंडर में अपनी सियासी पतंग को जितनी ऊंचाई तक हो सके वो ले जाए। इसलिए कांग्रेस के नेता भी ढील पर ढील दिए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये भली भांति समझ रही है कि अगर इस बवंडर में उसने भी ऐसी कोशिश की तो उसकी पतंग कट सकती है। लिहाजा वो जाति वाली पतंग में गरीबी की डोर बांधकर उसे उड़ाने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ जी, हमने बचपन से ये सुना था कि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की राजनीति पे चलते थे, परंतु आज ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस भी उस खेल में शामिल थी। उसका नमूना है। आप इस देश को पहले धर्म के आधार पर एक बार विभाजित कर चुके हैं और आज जातियों के नाम पर बांटने की जो योजना राहुल गांधी और आपकी है उसे भारतीय समाज स्वीकार नहीं करेगा। कुल मिलाकर जातीय जनगणना पर सियासत जमकर हो रही है। दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में ये चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की सारी कोशिश ओबीसी वोटर्स को रिझाने की है, जिसका असर न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि सवाल ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जातीय जनगणना करवाई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं हुए। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी पर जनगणना करवाने का प्रेशर बनाकर क्या आने वाले चुनाव में फायदा ले पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल है। प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरुलिया और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभिनव भाई, सबसे पहले आप ही के पास कि जातिगत जनगणना की ज़रूरत क्यों पड़ी है और वाकई में अगर ये होती है और जो नारा लगाया जा रहा है बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो फिर आरक्षण का प्रतिशत 14 से 27 ओबीसी का जो मामला फंसा हुआ है तो कहाँ तक जाएगा और ये दौड़ कब रुकेगी? है देखिए, पूरे देश में ये मांग उठी हुई है। जातियां हैं तो गणना तो होनी चाहिए जी। ये तो साफ साफ दिख रहा है। सबकी मांग है कि जातियां हैं तो गणना होनी चाहिए। नहीं तो आप अगर नहीं करना चाहते, बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर दे कि नहीं, हम तो नहीं कराएंगे जातिगत जनगणना, ये भी तो बोले।
अगर हम मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, तो बिल्कुल बोलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की मांग के साथ आगे आना चाहिए कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। क्यों नहीं बोल रही है बीजेपी? क्यों नहीं चाहती है कि ओबीसी को अपना अधिकार मिले, एससी को अपना अधिकार मिले, एसटी को अपना अधिकार मिले? सबको मिलना चाहिए। भाग क्यों रही है, डर क्यों रही है? हमने अभी आपने देखा होगा बिहार में आया, कर्नाटक में भी बहुत जल्द सेंसस लागू हो जाएगा, 2014 में करके रखी थी, उसको 9 साल हो गए, अभी तक जारी नहीं किया है। अब तो 21 के बाद दूसरी हो जाना चाहिए। तो आप कराइए ना, हम तो कराएंगे, ये हमारा वादा है। जातिगत जनगणना होकर रहेगी, कोई नहीं रोक पाएगा, ये हमारा स्पष्ट कहना है। और जातियां हैं बनाई हैं आपने, तो आप भाग क्यों रहे? वन नेशन वन कास्ट कर दो ना, अगर आप ऐसा दूसरे हो। जब जातियां हैं हर धर्म में, हिंदू धर्म में अलग अलग जातियां हैं, एससी में अलग अलग जातियां हैं, तो आप करिए ना। ये बातें नहीं होती है, बेमानी है, मुद्दों से भाग रहे हैं। कभी ये वाली बात कर रहे हैं, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा चल रहा है, महंगाई बड़ा मुद्दा चल रहा है, कर्मचारी अलग परेशान है, किसान अलग परेशान है, देश में हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। अब ये बात कर रहे हैं भाई, जब आप ही खुद कह रहे हैं इतने सारे मुद्दे हैं, तो फिर इन पर बात की जगह जातिगत जनगणना पे क्यों जा रही पार्टी? वो भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन वही मुद्दा क्यों? तो मनोज जी, ये भी तो एक मुद्दा है। ये बात अगर नहीं करेंगे तो ओबीसी की आवाज कौन उठाएगा, एसटी की आवाज कौन उठाएगा, एसटी की आवाज कौन उठाएगा? ये बात तो है ना जी। बीजेपी साथ क्यों नहीं आ रही? मुझे तो ये लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी क्यों भाग रही है जातिगत जनगणना से। जहां जातिगत जनगणना की बात आती है वहां हर कुछ बात करने लगते। अरे भैया, जातियां हैं तो गणना तो होगी ना, कि नहीं होगी? मुझे इसका बताइए। चलिए जवाब ले लेते हैं। प्रेम भाई, घुमाने लगते हैं क्यों भाग रही है पार्टी? और दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री आपके ओबीसी है, मध्य प्रदेश में पिछले 3 मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान ओबीसी के हैं, तो पार्टी को दिक्कत क्या है जातिगत जनगणना कराने में? देखिए, निश्चित रूप से हमने 27 ओबीसी को मंत्री बनाया है, 12 एससी मंत्री है, 8 एसटी मंत्री है, 11 महिलाएं मंत्री है। ये एक अलग विषय है। दूसरा विषय जो इन्होंने कहा कि हिंदुओं में जाति है, तो मुस्लिमों में भी जाति, अहमदिया है, सुन्नी है, शिया है। अभी अहमदियाओं को तमिलनाडु में मुस्लिम मानने से इनकार कर दिया, उनकी हज यात्रा कैंसिल कर रहे हैं। तो जातियां तो सब में है, पर चूंकि चुनाव का समय है, चुनाव के समय विघटन कैसे उत्पन्न करना, और ये तो खाका बहुत पूर्व में तैयार कर दिया गया था। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, 3 दिन पहले मेरी डिबेट थी न्यूज और पे, उस पर मैंने स्पष्ट रूप से ये बात कही थी कि राहुल जी आएंगे तो सिर्फ जातिवाद का जहर ही घोल कर जाएंगे। आप चेक कर लीजिए, 3 दिन पूर्व की डिबेट है न्यूज और पे। दूसरी चीज है, ये तो योजनाबद्ध तरीके से किया गया अपराध है। आप अगर देखेंगे तो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी पहले इंटॉलरेंस की बात करते हैं, दूसरा फिर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात करते हैं। लालू यादव जी जो बयान देके राम नहीं बोल रहा था, मैं चाह रहा हूँ आप ना बोलेंगे तो उचित रहेगा, नहीं तो डिबेट का आरोप लगा सकते हो कि महत्वहीन हो जाएगी। कृपया मुझे लगता है कि करके बोलेंगे तो दर्शकों को समझ में भी आएगा। जी, पूर्व में भी कई डिबेट्स में ऐसा कर चुके हैं, डिबेट्स खराब कर चुके हैं। आप अपनी समय पे बोलिए, मैं अपने समय पे बोल रहा हूं। अगर कहीं गलत बोल रहा हूँ आप नोट करिए, उसका जवाब दीजिए। इस तरह से चिल्लाएंगे तो थोड़ी बनेगा। भाई दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। जी, बयान पूरे घमंडिया संगठन के, ये भी उसका एक जीता जागता सबूत है। रामचरितमानस को दलित विरोधी बताना और उसके खिलाफ बोलना, ये भी उसका सबूत है। विघटनकारी शक्तियां जो है ये समाज में तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण, वैमनस्य फैलाने का एक अचूक प्रयास कर रही है, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए। पूर्व में भी आप पूरे भारत की पूर्व की घटना उठाकर देखिए। मिले मुलायम काशीराम, जब काशीराम जी और मुलायम सिंह जी मिले थे उस समय क्या कहा गया था? मिले मुलायम काशीराम, क्या जातिवादी नहीं हुई थी जब बातें? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये किसने नारा लगाया था? क्या कांग्रेस ने खंडन करा था इसका? आज आप जातिवादी बात पे आ रहे हैं। दूसरा मैं बोलता हूँ तिलक तराजू और तलवार, ये भी नारा वहीं से लगा था। इनको मारो जूते सर, किसने लगाया था ये नारा? ये आप लोग समाज में विघटन करके सिर्फ वोट प्राप्ति के लिए जो राजनीति करना चाह रहे हैं, इस राजनीति का विरोध है। इस संप्रेषित मानसिकता, इस संकुचित मानसिकता का हम विरोध कर रहे हैं। हमने तो 27% आरक्षण अभी नीट में दिया है ओबीसी को। आप लोगों ने दिया है कभी नीट को आरक्षण? दूसरा 10% आरक्षण आर्थिक आधारों पर तय किया गया। प्रधानमंत्री जी अगर ये बात बोल रहे हैं कि आर्थिक आधार पर जो गरीब है, क्यों ना उसके आरक्षण की बात किया जाए? क्या सिर्फ जाति को ही मुद्दा बनाया जाए? और आप जाति को ही मुद्दा बनाते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप जहां पर जाति आपकी ज्यादा, वहां पर इस विषय की बात नहीं करते। और पूरा घमंडिया दल एडीएम के देखिए,
जो कह रही है कि हिंदू विक्षिप्त पता नाम चलेगा, है, कर्नाटक से बहुत बड़ी आग हुई है ना, एड्स है, अभी मध्य प्रदेश, कैंसर है, राजस्थान की ये हाल शब्द देखना। बोलना और उसके बाद अभी जातिगत जातिगत आरक्षण पर जनगणना आना, को अपराध ये कह रहे हो ना, पता चलेगा। पूरा खेल जातिगत सिर्फ जनगणना मात्र को सत्ता अपराध प्राप्ति कह के रहे लिए हो, किया गया पता है। चलेगा और मैं यहाँ जनता पर क्या दो बात चीजें की। कोट करना चाहूंगा, उसके बाद अपनी देश बात की जनता समाप्त ने देख करूंगा। लिया है ये जातिगत पहली चीज जनगणना ये को थी अपराध कह रहे कि हैं। जैसे गीता जी में लिखा है, सबसे पहले ही श्लोक है, जातिगत जनगणना धर्म को अपराध क्षेत्र कह रहे हैं भाजपा के कुरुक्षेत्र, लोग। धर्म भाजपा के क्षेत्र प्रवक्ता कुरुक्षेत्र यहाँ जातिगत समवेता जनगणना को युक्तवा अपराध कह रहे हैं। आम का पांडवस्य व किम कुर्वती संजया। तो ये जो क्या कर रहे हैं ये तो पूरी जनता देख रही है, और किस तरह से तुष्टिकरण, चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। का कोई मुद्दा नहीं, प्रदीप जी, आपका कोई मुद्दा ओल्ड शेष पेंशन नहीं है। स्कीम से लेके जातिगत जनगणना, एक जगह से मामला शुरू होता है, सारे राज्य उसके पीछे पीछे। तो ये आखिर मामला क्या है, और मध्य प्रदेश के चुनाव में इसका असर, या जो महिला आरक्षण को लेके उसकी काट खोजने में लगे हैं सारे दल? बिल्कुल मनोज जी, ये जो महिला आरक्षण है उसकी एक काट ढूंढने में सारे दल लगे हुए हैं। उसका मूल कारण आप देखें बिहार से स्टार्ट हो गया है, और आप इस जाति जनगणना में अगर जाएं तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मध्य प्रदेश में जो वैश्यवार समाज है वो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में आता है। तो मेरा ये कहना है कि कई सारे ऐसे विसंगति हैं इसमें कि जहां कई पिछड़े बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में आती है, और बहुत सारे ऐसे सामान्य वर्ग में आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं जाति के अनुकूल। तो इसका पहले तो निर्धारण ये हो कि कौन सी जातियां किस उसमें आती है, पिछड़े में आती है, सामान्य में आती है, कि वो एसटी में आती है। इसके बाद इसका तय करना, इसका फार्मूला तय करना, इसके साथ जनगणना करना, इसका उचित होगा। उसके बाद अगर सरकार इसको बेनिफिट देना चाहती है तो मुझे नहीं लगता है, आरक्षण तो पहले से ही है, किसी भी जाति में, सामान्य जाति को भी 8% का आरक्षण छूट दे दिया गया है। इसके अलावा SC ST पिछड़े की उसके आधार पर पहले से आरक्षण दिया है। तो आरक्षण का बहुत बड़ा मामला नहीं है, मामला इस बात का है कि चुनाव में किस तरह से हम ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसके मुद्दों को कैसे दबाएं और इन मुद्दों को हम आगे लाएं। तो इन सब सरकारों की जरूरत है, जो भी दल चुनाव में आ रहे हैं उनको सबकी आवश्यकता है, पिछड़ों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, SC ST का वोट सब बैंक एक है ही है बड़ा। तो सब इसको रिझाने में कैसे इसको हम डाइवर्ट करें, ये एक सत्ता पक्ष के लिए ये एक बड़ा फार्मूला है। इसलिए अब छोटी पार्टियां जो छोटे दल जो है इसको अभी चुनाव के समय में मुद्दा बना रहे हैं। जी मनोज। तो अभिनव भाई, कर्नाटक का आपने जिक्र किया, सिद्धारमैया जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना हुई, अब वो फिर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किए। नगरीय निकाय चुनाव में मामला उठा था मध्य प्रदेश में, तब आपकी पार्टी ने कहा था कि ठीक है, अगर OBC को 24% आरक्षण नहीं मिलता है तो हम सामान्य सीटों पर भी OBC को उतनी मात्रा में टिकट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ये रणनीति बना रही है कि ठीक है, OBC जनगणना जब आप जीतेंगे तब होगी, लेकिन एक बड़ी जो 50% के आसपास OBC आबादी है उतनों को कांग्रेस टिकट दे के मैदान में उतार दे? देखिए, सिद्धारमैया जी का आपने पूछा, उनकी सरकार को खरीद लिया, इन्हें खरीदा कि नहीं खरीदा? मध्य प्रदेश में सरकार बनी, हम जातिगत जनगणना जारी करते उससे पहले इनने सरकार खरीद ली। मुझे बताइए खरीदी कि नहीं खरीदी? ठीक है, अभी कह रहे हैं जातिगत जनगणना की मांग करना अपराध है। इतनी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ऑन स्क्रीन बोली है, तो ये पूरे लोग सुन रहे हैं, अनादि चैनल नहीं, पूरी जनता के बीच में जाएगा ये मैसेज। तो कितनी बड़ी बात, ये नहीं कर रहे सपोर्ट, ठीक है, लेकिन उसको अपराध बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना की मांग भी नहीं करो। मतलब इनके यहाँ बोला गया है कि ऐसा बोलो। तो लेकिन जो मैंने सवाल किया उसका तो जवाब दे दें आप, वो तो आपने पूछ लिया हमसे। जी, हम तो OBC से लेके आप बोलिए, OBC SC ST आज जो अत्याचार यहाँ मध्य प्रदेश में हो रहा है ST पे सबको पता है। आदिवासी दलित अत्याचार में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, सबको पता है। यहाँ पर जातिगत जनगणना को अपराध बोल रहे हैं। आप पूछिए क्यों बोल रहे हैं, वो अभी मैं पूछ लूंगा, लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया अभिनव भाई, उसका तो जवाब दे दो आप। तो पूछिए क्यों बोल रहे हैं अपराध? वो तो अभी मैं जवाब ले लूंगा उनसे मैं जवाब ले लूंगा। हाँ, जो मैंने आपसे पूछा वो तो बता दीजिए। आपने तो पूछा, मैंने आपको बता दिया। हम नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि इस चुनाव में क्या OBC वोट, इस विधानसभा में क्या कांग्रेस OBC उम्मीदवारों को जरूरत, उनकी संख्या जो आप मान के चल रहे हैं, या एक आमतौर पे माना जा रहा है कि 50% 52% आबादी है, जातियां हैं तो गणना होंगी। जितना OBC की बात कर रहे हैं, हम SC की बात कर रहे हैं, हमारे नेता तो
जन आक्रोश यात्रा में सब वही लीडर्स लोग यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे सज्जन तो ये मान के चले कि 2023 में कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ओबीसी मुख्यमंत्री देखे हम? अपराध है क्या? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि 2023 में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ओबीसी मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा? अरे वो आगे भी आएगा आपके सामने, हो सकता है सारी चीज। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जातिगत जनगणना की मांग करना अपराध है तो ये वो बोल तो रहे मैं हैं। उनसे जवाब ले लूंगा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मैं वो तो हमारा हाईकमान जो है, खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सारे लोग डिसाइड कर लेंगे। कमलनाथ जी हमारा चेहरा है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, वो तो सब सामने आ जाएगा। अभी ये जातिगत जनगणना की जो मांग कर रहे हैं, हट रहे हैं। जातिगत जनगणना की अभिनव भाई, ये भी तो आप भी तो भविष्य की बात कर रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो ये भी तो भविष्य की बात है कि अगर सरकार बनी तो होगी। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं सर, मैं उनसे जवाब ले लूंगा। प्रेम जी, बड़े आपको अपराध लग रहा है जातिगत जनगणना? देखिए, 70 दशकों से जातियां विद्यमान है। आजादी के बाद से जातिगत मनगणनाएं समय समय पर हुई है। दूसरी चीज है कि अगर हमारी मंशा होती तो 27 ओबीसी नहीं होते, हमारे प्रधानमंत्री जवाब तो दिलन दो अभिनव भाई। 12 SC ST के मंत्री नहीं होते। और तीसरा, मैं तो खुले रूप से बोलता हूं, ST SC मंत्रालय का अलग गठन माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करा है। आपने 50 वर्षों में सिर्फ इनको छला है, वोट के नाम पर राजनीति करी है। और अभी आप निर्लज्जता की सीमा को पार करते हुए बीच में बोलने का प्रयास करते हैं ताकि जो मूल बात है वो जनता तक ना जा पाए, मूल इस डिबेट के उद्देश्यों को जनता तक ना पहुंचा पाए। ये आपकी संकीर्ण मानसिकता और वैमनस्य फैलाने की राजनीति को आज प्रदेश और देश की जनता देख रही है। जब राहुल जी ट्वीट करते हैं महिलाओं पर तो प्रदेश की महिलाओं पे करते हैं, राजस्थान की महिलाओं को भूल जाते हैं। प्रदेश में ही जहां कांग्रेस का पार्षद एक बच्ची के साथ में दुराचार करता है, उस बच्ची के लिए ट्वीट नहीं होता। आपकी कल्पना वर्मा विधायक के खिलाफ जब आपके कांग्रेस के 2 बार के सदस्य विधानसभा के दावेदार जब हरकत करते तो उस पर ट्वीट नहीं होता। राजस्थान में बाड़मेर, कोटली, भीलवाड़ा, गंगापुर, गंगानगर, प्रतापगढ़ कहीं पर भी कोई घटना होती है तो राहुल जी ट्वीट नहीं करते। वे ट्वीट करते हैं मध्य प्रदेश की धरती पर जातिगत आरक्षण की मांग यहां आकर करते हैं और पूर्व से निर्धारित करते हैं कैसे वैमनस्य और जहर फैलाया जाए और उसके बाद वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। ये आपकी जो संकीर्ण मानसिकता वाली राजनीति है, ये देश अच्छे से जान रहा है। एक व्यक्ति है जो खड़ा होकर संपूर्ण जात समाज सर्वांगीण विकास की बात करता है, सर्वांगीण विकास में विश्वास रखता है। हमारी पार्टी वो विकास की बात करती है। दूसरा, धरातल पर अमूलचूल संशोधन होने के पश्चात जातिगत आरक्षण हो, जातिगत व्यवस्थाओं का निर्धारण हो, पर सिर्फ चुनावी दृष्टिकरण से उस चुनाव के निमित्त जो आपने उत्तर प्रदेश में दलित और महादलित अभी करा है क्या? बिहार में एमवाय वाली राजनीति करी थी, वो पूर्व में करी थी क्या अभी करी है? जवाब दीजिए ना। दलित और महादलित की राजनीति जिसमें नीतीश कुमार जी बढ़कर कर आए, लालू को हरा दिया, वो अभी हुई कि पूर्व में हुई है? उसके बाद में जो नारे चले थे मुलायम और काशीराम वाले, वो पूर्व से हुए थे कि अभी हुए हैं? आप दूसरा बताइए कि आप महिला आरक्षण के खिलाफ पूरे समय सदन में बोलते रहिए और आपने कहा ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया इस महिला बिल में। आप मेरे को संविधान की एक धारा बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, संविधान की एक धारा बताइए जिसमें ये उद्देश्य निहित हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप संविधान की एक धारा बता दीजिए जिसका उल्लंघन करके महिला बिल पास किया गया हो। आप संविधान की एक धारा बताइए जिसमें विधायक या इस तरह के किसी भी मामले में ओबीसी को आरक्षण पूर्व में बाबा साहब ने दिया हो तो आप बाबा साहब की आत्मा का असम्मान कर रहे हैं, आप गांधी जी की आत्मा का असम्मान कर रहे हैं, आप इस देश की सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं और आप दलित, महादलित, शोषित, वंचित, गरीब, आप सभी का अपमान कर रहे हैं। प्रदीप तिवारी जी से मैं समझ लेता हूँ। प्रदीप भाई, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी जाति गरीबी है और वो ये भी कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस ये कह के उनके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सवाल उठा रही, जिन्होंने कहा था कि संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर पहला अल्पसंख्यकों का है। निश्चित तौर तो पर शायद एक नया ट्विस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को। मनोज जी, निश्चित तौर पर आप देखें, प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि वास्तव में जो परिस्थितियां आज की हैं पूरे देश में,
वो आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। आप देखें, चाहे किसी भी कास्ट से हो, सामान्य वर्ग से हो या पिछड़े वर्ग से हो या अनुसूचित जनजाति से हो, जो व्यक्ति बिजनेसमैन हो गया या जो IAS अधिकारी हो गया, जो PCS हो गया, उनके बच्चे बढ़िया अच्छे एजुकेशन से पढ़कर निकलते हैं, उनको आरक्षण की मुझे लगता है किसी भी वर्ग की आवश्यकता नहीं है। जो वास्तव में शोषित है, जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, पढ़ने की सुविधा नहीं है, अगर उस कैटेगरी को हम देखें तो एक बड़ा भाग है वो, और उसको उबारने के लिए हमको सारे समाज को आगे आना चाहिए। संविधान में व्यवस्था की जाए कि जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक आधार पे जो उन्नति होनी चाहिए, उनको हम आरक्षण की सुविधाएं दें और ज्यादा से ज्यादा आरक्षण की सुविधाएं दें, एजुकेशन में दें और फैसिलिटी हम उसको दे दें, अवेलेबल करा दें, जिससे उनके बच्चे बाहर पढ़ के निकले और अच्छा एजुकेशन पा जाए, मेडिकल सुविधा उनकी हो जाए। तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी व्यवस्था समाज में कुछ भी नहीं होगी। बिल्कुल, एक बड़ी बात है ये। जी हमको लगता है जी मनोज जी, इसलिए हमको लगता है कहीं कहीं ये प्रधानमंत्री जी के मन में विचार आया है कि जब भविष्य में कभी भी इसका मामला आएगा पुनर्गठन का, तो विचार किया जाएगा कि हम आर्थिक आधार पर व्यवस्था दी, आरक्षण की व्यवस्था दी जाए। जी निश्चित तौर पर, और हम देख भी रहे हैं कि आप तीनों भी मेहमान सुन भी रहे हैं कि हम देखते हैं कि जो आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से सक्षम है मराठा, महाराष्ट्र में उनको भी आरक्षण चाहिए, गुजरात में पाटीदारों को चाहिए, कर्नाटक में लिंगायतों को। तो अभिनव भाई, आपको नहीं लगता कि जो प्रदीप जी भी कह रहे हैं, जो आपने भी कहा है कि कोई एक ऐसा फार्मूला बनना चाहिए कि किसको वास्तव में मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए? 10 साल में मनोज जी, 10 साल में मोदी जी ये नहीं कर पाया, अभी क्यों कर बोल रहे हैं इस भाषण में? 10 साल बाद याद आ रहा है कि जब हमने जातिगत जनगणना की मांग करी तो ये जाके सो रहे थे कि 10 साल कि अडानी की मदद करने में लगे हुए। लेकिन यह मांग तो अभी हुई है ना, पिछले साल ही, 10 साल पहले नहीं हुई है। देश में भी यहाँ सुनिए सर मनोज जी, 4 राज्य हार रहे हैं, 5 राज्य हार रहे हैं, कर्नाटक हार चुके हैं, फिर अब 24 भी हारने वाले हैं, तो घबराहट हो रही है, बौखलाहट हो रही है। तो कह रहे हैं अरे वो है ना, सबको सामान्य रूप से ऐसा कर लेना चाहिए। अरे भैया, जातिगत जनगणना की है, जब हमने मांग करी तो आप जाके 10 साल से क्यों नहीं सोच रहे थे ये वाली बात? चलिए प्रेम जी, 10 साल से क्यों नहीं सोच रहे थे, और ये हार की हड़बड़ाहट में आप ये कह रहे हैं? जी देखिए, प्रदेश में अनुसूचित छात्रावास 1935 हार की तरफ जा रहे हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इन्होंने नहीं बनाया। CM राइस विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, एकलव्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, IIT IIM भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। IIT IIM कितने थे पहले और अभी कितने हैं, जरा निकालिए। 20 साल के विकास में कितना बना है? उस समय 7 छोड़ के गए थे, अभी 15 है। उस समय 12 छोड़ के गए थे, अभी 24। क्या कर दिया? नौकरी दे दी, 2 करोड़ नौकरी दे दी, क्या नौकरी की 2 करोड़ की राजनीति 40 लाख रोजगार बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में, 40 लाख, 2 करोड़ नौकरी का छूटा हुआ था 10 साल में, 15 लाख आएंगे, झूठी कहेंगे, झूठे वादे करते, झूठे बात, झूठी बातें। उससे उस विकास से आप कांप गए हैं। पूरे टैक्स रह गए, रोड रह गई, पैसा खा गए पूरा। चलिए, ये जब तक जातीय जनगणना होगी नहीं या नहीं होती तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल समय की कमी है, इसलिए आपको यही रोकूंगा। अभिनव भाई आपका, प्रेम भाई आपका, प्रदीप भाई आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो 3 दशक बाद हमने देखा था कि पहले कमंडल और मंडल, जब इस लड़ाई के बीच ये मामला आया था OBC आरक्षण का और उस पूरे देश में जो कुछ हुआ था हमने देखा था। लेकिन क्या ये संयोग है कि उस समय राम मंदिर आंदोलन की काट में मंडल कमीशन की रिपोर्ट VP सिंह सामने लेकर आए थे, और अब जब देश में राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है, तब ऐसे में विपक्ष की ओर से जाति जनगणना का ये मुद्दा उछाला गया। क्या ये संयोग है या ये प्रयोग है, इस पर भी कुछ दिनों में खुलासा हो ही जाएगा। तो मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।